खुशी को घर पे आने का इशारा दे के आते हैं। हाय हाय। खुशी को घर पे आने का इशारा दे के आते हैं। घिरे अश्कों में जो उनको किनारा दे के आते हैं। घिरे अश्कों में जो उनको किनारा दे के आते हैं। वाह वाह। और बड़ा बोझिल है दिल, आओ बेमल कुछ काम यूँ कर लें। बड़ा बोझिल है दिल, आओ बेमल कुछ काम यूँ कर लें। किसी लाचार को दो पग सहारा दे के आते हैं। वाह वाह वाह। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के इस न्यू ब्लॉग में मैं आपका करता हूं गर्मजोशी से स्वागत। अब प्रश्न उठता है कि ये गर्मजोशी वाली बात लागू आखिर क्यों हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक विशेष पर्सनालिटी से मिलाना चाहूँगा जो सीधे तौर पे कवि हृदय हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले बार दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इस लोकेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ और विश्वास मानिए, जब लोकेशन इतनी खूबसूरत हो तो विश्वास मानिए लोग भी कितने खूबसूरत होंगे। दोस्तों, फाइनली वो समय आ चुका है। हमारे साथ हैं महान शिक्षक साहित्यकार हरिओम सिंह बिमल जी। तो प्यारे दोस्तों, उनसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ हैं बिमल भैया। तो भैया जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, चंगा भला हमेशा जैसे रहता हूँ। वैसे एक बात कहो, आज हमारे भैया बड़े स्मार्ट लग रहे हैं और सच कहूँ तो भैया आज अनमैरिड लग रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं भाई? भैया देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। देखिए, और भैया विश्वास मानिए, आपका जो एनर्जी का लेवल रहता है ना, आप जो अपनी बड़े बड़े मंचों पर जब अपनी कविताएं आप पढ़ते हैं, आप जब श्रोताओं को भाव विभोर कर देते हैं, विश्वास मानिए मेरे अंदर अजीब सा ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा अपने बारे में बताइए, हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में थोड़ा सा जान सकें। जी, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत, नमस्कार। मैं हरिओम सिंह बिमल पेशे से शिक्षक हूँ और साहित्यकार हूँ। इटावा में जो शैक्षिक गतिविधियाँ और साहित्यिक गतिविधियाँ रहती हैं, उनमें रहता ही है भागीदारी हमारा। जी, तो आदरणीय भैया जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं जानना चाह रहा था कि जो शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो दो मेरे छोटे से प्रश्न आ रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र से कब जुड़े और आपके अंदर ये काव्य हृदय, जिसको साहित्य प्रेमी की बात लागू करते हैं, ये दोनों बातों के हमारे दर्शकों को अवगत कराइए जरा। जी, मैं 99 विशिष्ट से शिक्षक हूँ, जी। जो पहला विशिष्ट BTC बैच आया था। जी तभी से मैं प्राथमिक शिक्षा में हूँ। जी। और जहाँ तक ये साहित्य का टच है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाई स्कूल में था, 9th और 10th में। क्या बात है। तभी किसी ने चस्का लगाया ये। हाय हाय। और वो चस्का पहले तो शुरू में जैसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी वैसे ही था कि तुकबंदी होती रही। ओके। फिर इधर जब लगा कि कुछ पत्रिकाओं में मैंने जब भेजा अपने रचनाओं को छपने के लिए, जी, तो वहाँ के संपादक महाशय ने गाजर मूली की तरह काट के वापस भेज दी कि ये क्या है, हाँ, ये भी कोई रचना है। बहर से खारिज, बहर से खारिज, बहर से खारिज। तो मेरे दिमाग पर ये बहर का भूत सवार हुआ, नींद हराम हो गई। और फिर मैंने 3, साढ़े 3, 4 साल के करीब पूरा वक्त इसमें लगाया। लेकिन जो जानना था वो आया और सोशल मीडिया से आया। जी। इसलिए मैं बहुत ख़राब नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ सोशल मीडिया रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपने जो बात कही है वो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए बड़ा प्रेरणाप्रद है कि आपने जो है तकनीकी का एक सदुपयोग किया है। और आज विश्वास मानिए, हमारे बिमल भैया आज केवल इटावा ही नहीं, बड़े बड़े भारत के अलग अलग क्षेत्र कवि सम्मेलन में जाते हैं ना, विश्वास मानिए हमारे इटावा का नाम बड़ा होता है। मैं आपका ढेर सारा वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपकी यात्रा यूं ही चारों दिशाओं में एकदम से होती रहे। तो भैया जी, एक सवाल छोटा सा प्रश्न में बन रहा है कि अक्सर देखने में आता है कि जो बड़े बड़े महान शिक्षक, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, काव्य प्रेमी हुए हैं, और जो भी मतलब विधाओं में जो कवि हुए हैं, जो अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षक होते हैं। तो क्या कोई कनेक्शन है कि एक शिक्षक का साहित्य प्रेमी होना, काव्य प्रेमी होना, शिक्षक का क्या कनेक्शन है? जी, बिल्कुल कनेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि
शिक्षक बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जाहिर बात है कि बहुत सारा पढ़ना होता है, जी और जब आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट तो जागेगा, जी। रुचि जागेगी। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों मार्गदर्शक हैं, शिक्षक और साहित्यकार दोनों पथ प्रदर्शक हैं। जी इन दोनों का काम एक ही है, जी समाज को दिशा देना, समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को अच्छे रास्ते पर अग्रसर करना। जी। जब दोनों का मंजिल एक है, दोनों का लक्ष्य एक है, तो जाहिर है कि वो दोनों में ही इंटरेस्ट बढ़ता चलेगा। आदरणीय भैया जी, एक सवाल आजकल जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हालांकि मैं भी अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं, मेरा काम अध्यापक के रूप में कंपटीशन के सिविल सर्विस के बच्चों को पढ़ाने का होता है। मैं ये देखता हूं कि आज से हम कुछ वर्ष पहले की बात करें तो देखने में आता है कि भारत जैसे देश में शिक्षकों का जो सम्मान है वो बहुत बड़े स्तर पे होता था। आज के बदलते परिवेश में ऐसा देखने में आता है कि शिक्षक कहीं ना कहीं उस सम्मान में कमी आई है जो हमारा सम्मान शिक्षकों का हुआ करता था। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्लीज़ अपना विचार दीजिए, जिससे कि पता लगे कि आखिर इसकी शिक्षकों की दुर्दशा की अगर हम बात करें। भैया जी देखिए, मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य जोड़ूंगा, कोरोना पीरियड में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी रहा तो वह शिक्षक दुखी रहा। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। हमारे इस महान देश में ये गुरुओं का देश है जी। शुक्रात के गुरु जब यहाँ आ रहे थे तो पूछा कि मैं भारत जा रहा हूँ, मैं एक महान देश में जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेके आऊँ? जी। तो बोले भारत जा रहे हैं तो एक गुरु लिए आना। ऐसी ऐसी महान विरासत है हमारी, ये गुरुओं का देश है जी। इसलिए जैसा आप कह रहे हैं कि जो मान सम्मान, जो रुतबा, जो दर्जा गुरु का था, शिक्षक का था हमारे समाज में जी, उसमें घोर गिरावट है, ज़बरदस्त गिरावट है। मैं सहमत हूँ और मैं भुक्तभोगी भी हूँ उसका। कारण बहुत सारे हैं, ये कारण नहीं है जो हम आपको इतनी जल्दी से बता दें, कारण बहुत सारे हैं जी, उनमें सबसे ज़्यादा है, बहुत खास कारण मुझे ऐसा लगता है जी, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, आहा, व्यवसायीकरण हो गया। जी, शिक्षा कहना चाहिए, जो शिक्षण है, जो अध्यापन कार्य है, जो गुरुत्व है, जी, वो पेशा हो गया, ओहो, वो धंधा हो गया। और धंधेबाजों का सम्मान कैसा? जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, उनका भी रुझान जो है, उनका जो बेंट ऑफ माइंड है एक टीचर के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है। तो भैया जी, एक विचार दिमाग में, एक प्रश्न छोटा सा आ रहा था। आप काफ़ी लंबे समय से साहित्यकार के रूप में शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि आप साहित्य की किन किन विधाओं में आप लिखते हैं? मैं बेसिकली शायर हूँ। हाँ, वैसे मुझे अचानक से जो बात आई है ना, मैं शायर तो नहीं, भैया की वाली बात ध्यान में आ गई। वाह, वाह, वाह। नहीं, मैं शायर हूँ, जी, यद्यपि मैं शो नहीं करता, जी, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, मैंने अपने नाम से आगे पीछे कभी शायर कभी नहीं लगाया। जी, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर कुछ है तो वो एक दिन बाहर आ ही जाए, लोग जान ही जाएंगे। तो बेसिकली गज़ल मेरी मुख्य विधा है। मैंने गज़ल में सबसे ज़्यादा काम किया है और आपको खुशी भी होगी और शायद आश्चर्य भी हो, अब तक 1300 गज़लें मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या बात है, 1300 गज़लें भाई साहब ने लिखी हैं। विश्वास मानिए, आगे हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, उनमें से कुछ खास गज़लें मैं भाई साहब से ज़रूर सुनूंगा। विश्वास मानो भैया, बहुत अच्छा लगा ये जान के। एक गज़ल संग्रह 2020 में आ चुका है, जी, बाज़ार में है, जी, इटावा की कई बुक शॉप्स पे है, जी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे है। ज़िंदगी का रहा सफ़र तन्हा, इसमें 95 गज़लें हैं, जी, वो हमारी इब्तदाई दौर की गज़लें हैं। जी, लगातार सुधार जारी है जी, और होता ही रहता है, हर जगह सुधार की गुंजाइश रहती है। एक नया गज़ल संग्रह कोई साथ दे न दे बिल्कुल प्रेस में जाने को तैयार है। अच्छा, मतलब उसका नाम है कोई साथ दे ना दे। कोई साथ दे न दे, क्या बात, ये अगला गज़ल संग्रह है क्या बात, और वो उसमें 100 गज़लें हैं। जी, वक्त नहीं मिल पा रहा, इसलिए उस पर काम थोड़ा रुक गया है। इंशाल्लाह नए साल में आपके हाथों में होगा। चलिए, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आपने अपना कीमती समय आज दिया है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, आपको पूरा विद्यालय में समय देना होता है, उसके अलावा भी आप साहित्य की इन विधा से जुड़े हैं, निश्चित रूप से बहुत सोच करके लिखना होता है, और फिर भी आप अपना कीमती समय दे रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी
विधा की संस्कृतियाँ हैं, मैं विश्वास मानिए मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूँ, जिससे कि वो संस्कृति जिंदा है, साहित्य संस्कृति जिंदा है और हमारे दर्शकों तक आपके विचार पहुँच पा रहे हैं। मैं गज़ल के अलावा मैं मुक्तक कहता हूँ और घनाक्षरी भी कहता हूँ। जी, मुक्तक और घनाक्षरी और गज़ल ये हमारी 3 मुख्य विधाएँ हैं और लगातार काम चल रहा है। आप जो सेवा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं अपने रूटीन के बारे में। जी, और ये बात इसलिए और बताना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे भाई हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, जी, कविता के क्षेत्र में जी। अपना करियर चाहते हैं, जिनको लगता है कि उन्हें कवि होना चाहिए, जी, मैं एक बहुत मोटी बात कहता हूँ कि मेहनत करनी है, पढ़ना होगा बहुत ज़्यादा। आप पढ़ेंगे नहीं तो लिख नहीं सकते, जी। आप सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं सकते। क्या बात। सबसे अच्छा वक्ता वो है जो सबसे अच्छा श्रोता है। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो आप वक्ता नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अध्ययन नहीं करेंगे, आप लेखक नहीं हो सकते, कभी जी। शायर नहीं हो सकते। जी, मैं 4 बजे उठता हूँ सुबह, मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं। सोया कै बजे हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। जी, 1 बजे सोया हूँ कि 2 बजे सोया हूँ, इट्स नॉट मैटर। 4 बजे उठना है मतलब 4 बजे उठना है। फ्रेश होके वॉकिंग करता हूँ, 3-4 किलोमीटर घूमने जाता हूँ। जी। वहाँ से लौट के फिर मोबाइल में जमा कर देता हूँ गृह मंत्रालय में, क्या बात है। और ऐसा बोल देता हूँ कि अब कोई भी फ़ोन आए मुझे ना छेड़ा जाए। सुबह जो 5:30 से 6:30 बजे का टाइम है वो मेरा टाइम है, और जो 1300 गज़लें हैं उनमें से 1000 उसी 5:30 से 6:30 सुबह की हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे छोटे भाई साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी, मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जी, कोई विकल्प नहीं। आपको पढ़ना होगा, अरूज पर गौर करना होगा, जो कविता का व्याकरण है उसको सीखना होगा। कविता तो ज़िंदगी भर समृद्ध होती है। जी, जो उसका जो भाव पक्ष है जी, वो जीवन भर समृद्ध होता रहता है, परिष्कृत होता रहता है। लेकिन जो व्याकरण है वो आज पक्का चाहिए, अभी पक्का चाहिए, तभी शायरी हो सकती है। अच्छा भाई साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है, लेकिन कई बार एक दिमाग में तनाव जैसी स्थिति आती है कि वर्तमान समय में कविता और शायरी की जो दयनीय स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके क्या कारण है। बड़ा मैं देखिए, मैं बताऊं, मैं लिखता हूं बहुत थोड़ा, कभी कभी छोटा मोटा लिख लेता हूं, बाद बाकी मेरा शिक्षण का कार्य ज़्यादा है, पर मैं इतना सा कहीं ना कहीं जो कविताएं पहले हुआ करती थी, इस समय कविता की, और सच कहूँ अगर दिल की बात कहूँ तो कविता का स्वरूप ऐसा भी बदलता जा रहा है। लोग किसी के एप्रिसिएशन में, जिसको अगर हम गलत शब्द यूज़ ना करें तो पेड कविता बोलते हैं, पेड कविताएं चल रही हैं। आपको नहीं लगता कि जो वास्तविक कविता से दूर हम होते जा रहे हैं? मैं एक शेर कहूँगा इसका जवाब देने से पहले। कसम खुदा की ये अंदाज खाए लेता है, हाय हाय। कसम खुदा की ये अंदाज खाए लेता है, मेरे ही कत्ल की मुझसे ही राय लेता है। बहुत बड़ी बात भैया, इस मतलब सीधे तौर पे भैया ने अपनी बात कह दी है, बिल्कुल सही बात। लेकिन चूंकि मैं विमल हूँ, हाँ, मेरा तखल्लुस विमल है, और ये मैंने खुद नहीं अडॉप्ट किया है, मेरे अहबाब ने, मेरे मित्रों ने दिया है मुझे। जी, सच बोलना मेरी आदत है, मेरे संस्कार हैं। हम घुमा फिरा के नहीं बोल पाते, जी, गोलमोल नहीं बोल पाते, दिखावा नहीं कर पाते, हम सीधा बोलते हैं। और सीधा ये है कि कविता की भयंकर दुर्दशा है। आप दूर मत जाइए, इटावा के नुमाइश पंडाल के कवि सम्मेलन पर गौर कीजिए। आज के 15 किया साल, है, मैंने किया 20 साल पहले जी, बैठने की जगह नहीं मिलती थी कहीं, कंबल लेके जाते थे, और रात के 2:30 बजे 3 बजे तक इतनी भयंकर सर्दी में, दिसंबर में, जनवरी में होती है इटावा की नुमाइश, जी, भीड़। क्यों? क्योंकि उस समय कविता सुनाई जाती थी, जी, इसलिए सुनने वाले जाते थे। कविता है नहीं। आप वही बात आ जाएगी कि मैं फ्लो में आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज, स्वागत है, स्वागत है, आने दीजिए मतलब उसको। ऐसे लोग मंचों पर जमे हुए सालों से मैं इटावा में देख रहा हूँ। मैं जी। दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी, ऐसे लोग मंचों पर जमे हुए हैं जिन पे कविता है ही नहीं, कविता है ही नहीं, वही चीजें घिसी पिटी सुनाए जा रहे हैं, जी, और वो भी 2 कौड़ी की। जी, लेकिन मंच पे जमे हुए, क्यों जमे हुए? ये केवल साहित्य की बात नहीं है मेरे भाई, ये केवल कविता की बात नहीं है। मैं इस देश के हर
क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जी साहित्य हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे समाज हो, कोई भी कला हो, कोई भी फन हो, कोई भी हुनर हो, यहाँ एक कोड है जो इस हमारे प्यारे देश को, इस महान देश को खोखला करेगा। बिल्कुल सही बात। और उस कोड का नाम है जाति। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर यहाँ प्रतिभाओं को मारा जाता है, कुचला जाता है। आपके पास कितनी कविता है, कितनी शायरी है, कितने महान लेखक हैं, कवि हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन इस बात का है कि आप किस जाति से हैं, आपका सरनेम क्या है, तो आपको मौका मिलेगा। भैया जी, मुझे यहाँ पर जब आपने बात कह रहे हैं, हमारे आदरणीय एक अच्छे से मित्र हैं अरुण चतुर्वेदी जी, उनकी दो रचनाएं याद आ रही हैं, दो लाइनें याद आ रही हैं कि मजहब के नाम पर बीज नफरत के बोते नहीं, और भूखा अगर पड़ोसी तो चैन से सोते नहीं। कैद नहीं कर सकता पिंजड़े में तुम्हें कोई, कैद नहीं कर सकता पिंजड़े में तुम्हें कोई, खुददार हैं आप किसी के पालतू तोते नहीं, खुददार हैं आप किसी के पालतू तोते नहीं। आप विश्वास मानिए, आपने जो कही है ना, अगर मैं आपकी बात को और लंबा तरीके से प्रमाणित कर दूं, ये दौर चापलूसों का दौर है, विश्वास मानिए। और बात अगर चापलूसों की करें तो विश्वास मानिए भैया जी, कविता जिंदा रहेगी कैसे, मुझे इस बात का दर्द दिनों दिन सताए जा रहा है। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मंच पर ऐसे लोग विराजमान हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमारे इटावा के ही बहुत अच्छे लोग जी, जो इटावा में पूरे देश में इटावा की साहित्यिक पहचान है जी, उनके नाम से इटावा जाना जाता है। हमेशा रहे जी, हमेशा रहे। और इस समय भी ऐसे महान ऐसे आला दर्जे के कवि हैं, इस समय भी हैं, जिनकी इटावा की पूरे देश में पहचान उनकी वजह से है। जी, लेकिन ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की है मंचों पर जी, जो लतीफ़े अच्छे कह लेते हैं, ओहो, मक्खनबाजी अच्छी कर लेते हैं। हाय हाय, तो भैया सुनने कौन आएगा आपकी मक्खनबाजी, सही बात आपके है। लतीफ़े सुनने कौन आएगा। लोग कविता सुनने आते हैं ना, शायरी सुनने आते हैं। जो 15 साल पहले भीड़ होती थी वो इसलिए होती थी कि उस समय कविता सुनाई जाती थी। भैया जी, मैं विश्वास मानिए, मुझे अभी जब आपने इटावा नुमाइश की बात करी, जी आज से थोड़ा सा पीछे अगर हम जाने की कोशिश करें भैया जी, समय था 2004 का। तो हमारे एक अजीज मित्र थे मिस्टर विजय यादव जी, वो अध्यापक हैं और मैनपुरी क्षेत्र से जुड़ते हैं। विश्वास मानिए, शौक में वो मुझे ले गए थे उस कवि सम्मेलन में। और विश्वास मानिए भैया जी, 2004 में दिमाग के मानस पटल पे काव्य की वो बयार वही है। विश्वास मानिए, इतना अंदर से रुचि, इंटरेस्ट आता है कि जब भी कभी कवि सम्मेलन कहीं पर भी होता है तो अंदर से मन प्रफुल्लित होता है। और जितना भी मेरे भाग दौड़ के समय से जो मैं समय चुरा सकता हूँ, मैं जाकर के उसमें पार्टिसिपेट होता हूँ। तो भैया जी, विश्वास मानिए, आज आपसे मिलकर के जो अंदर से मोटिवेशन जो मिल रहा है ना, वो अपने आप में विशेष है। आपको धन्यवाद है कि आप कविता सुनने जाते हैं। दरअसल एक और मज़े की बात आपकी बात पे याद आ गई है। वाह वाह वाह, प्लीज़ अब बताइए। मुझे हंसी आ रही है, खुद पे हंसी आती है। कई बार ऐसा देखा मैंने कि मंच पे जितने लोग बैठे हैं, सामने उससे आधे नहीं है। क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। मंचों की, मंची कविता की दुर्दशा है ये। भैया जी, मेरा आपसे गुजारिश है कि हमारे जो दर्शक जो वीडियो को देख रहे हैं, अपनी कुछ रचनाएं, अपनी जो गज़ल हैं, कोई काव्य की, कोई अपनी रचित जो है, आप हमारे दर्शकों को ज़रा सुनाइए। मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, जहाँ भी अच्छे लोग होते हैं वहाँ जी। और आपसे अच्छे लोग कहाँ हैं इटावा में? भैया, आपका बड़प्पन है, मुझे तो बड़प्पन है। आज महसूस हुआ कि इटावा में ऐसे लोग भी हैं आपका बड़प्पन है भैया। जो हम जैसे लोगों से मिलने के लिए 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, 1 महीने से। भैया हमें तो अंदाजा ही भैया, नहीं था विश्वास कि मानो, इटावा दर्शकों में को बता ऐसे दूं, लोग- भैया से मैंने संपर्क किया और जो है भैया चूंकि अध्यापक हैं तो विद्यालय जाना होता, समय नहीं मिलता है, तो मैं गुजारिश कर रहा था भैया से। आज चूंकि जो है शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे भैया से मिलने का मौका मिला, आज संडे भी है, तो मैं भैया का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपको मैं सुन पा रहा हूं। हमारे दर्शक भी जो है अपनी आपकी बात दर्शक तक पहुंच पा रही है। मुक्तक ये है, मतलब उसका ये है कि खुशी को घर पे आने का इशारा दे के आते हैं। हाय हाय, खुशी को घर पे आने का इशारा दे के आते हैं। घिरे अश्कों में जो उनको किनारा दे के आते हैं। घिरे अश्कों में जो उनको किनारा दे के आते हैं। वाह वाह, और बड़ा बोझिल है दिल, आओ बेमल कुछ काम यूं कर लें। बड़ा बोझिल है दिल, आओ बेमल कुछ काम यूं कर लें। किसी लाचार को 2 पग सहारा दे के आते हैं। वाह 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 भैया, वाह भैया वाह।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। विश्वास मानिए, मैं तो बस यही गुजारिश करूंगा, जब आप खुलना शुरू हो ही गए हैं तो थोड़ा सा और खुल लिया जाए और आपकी कुछ और बातें मैं काव्य रचना में सुनना चाहूँगा, दर्शकों तक आपकी बात पहुँचे। जी, एक मुक्तक और देखें जी। कि तुम भी जो साथ दो, तुम भी जो साथ दो तो ये लम्हा गुजार लूं, वाह। तुम भी जो साथ दो तो ये लम्हा गुजार लूं, हाथों में हाथ दो तो ये दरिया गुजार लूं। वाह वाह। माना कि चंद सांसें हैं, थोड़ी सी उम्र है, इतनी भी नहीं थोड़ी के तन्हा गुजार क्या लूं। बात है, क्या बात है। वैसे भैया मैं बताऊं, आपने जब प्यार से मेरा हाथ पकड़ा ना, गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग्स आ गई दोस्तों। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। अरे वाह। जी भैया, तो बड़ा अच्छा ही आपके ये जो काव्य रचना मुझे लगी है, प्लीज़ हमारे दर्शकों तक कुछ और पहुंचाइए। जी, मैं एक शेर कहता हूँ जो जी। इन दिनों मेरी जुबान पे है। दरअसल हुआ ऐसा कि वो पितृ दिवस था और सोशल मीडिया पे बधाइयों के मज़मे लगे हुए। जी। मुझे ऐसा लगा कि घर में टूटी खटिया पे बैठा एक बुजुर्ग पिता क्या सोचता है। सोशल मीडिया पे बधाइयों के मज़मे लगे हुए और वो एक बुजुर्ग पिता क्या सोचता है। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। मतलब यह है कि रिश्ते नाते ये सभी तोड़ के जा सकते हो, रिश्ते नाते ये सभी तोड़ के जा सकते हो, तंग हालात में मुंह मोड़ के जा सकते हो, और हम हैं मजबूर, हम हैं मजबूर दरख्तों की तरह जाएं कहाँ, हम हैं मजबूर दरख्तों की तरह जाएं कहाँ, तुम परिंदे हो बेमल छोड़ के जा सकते हो। ओहो ओहो, भैया भैया भैया, मैं तो यही कहूँगा कि जो है ये सोशल मीडिया की बात बहुत अच्छी है, ठीक है, मातृ दिवस है, पितृ दिवस है या अलग अलग रिश्तों का दिवस है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, भला भला इन पवित्र रिश्तों के लिए क्या कोई एक दिवस हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता, है ना। 365 दिन हमें इन रिश्तों का सम्मान करना है, ठीक है। भैया जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चूंकि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर अपना कोई संदेश यदि आप देना चाहें, प्लीज़ ज़रूर दीजिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, वो जो शिक्षक की गरिमा घटी है, जो सम्मान कम हुआ है जी, कल शिक्षक दिवस के अवसर पर हम ऐसा संकल्प लें। जी भले राजनीतिक कंडीशंस हमारे साथ नहीं है, जी, मैं खुल के कहता हूँ, जी यहाँ की शासन सरकारें शिक्षक का सम्मान गिराने पे तुली हुई हैं। जी, बिल्कुल आमादा है कि शिक्षक का सम्मान मिट्टी हो जाए, जी सरकारें चाहती हैं ऐसा। जी, लेकिन मैं अपने शिक्षक बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ, सरकारें आती जाती हैं, बिल्कुल हम 62 साल शिक्षक रहेंगे। कल से हम ये संकल्प लेके निकलें कि हम पर कोई उंगली ना उठाए, ना सम्मान दे, लेकिन हम पर कोई उंगली ना उठाए। हम अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएं, ताकि हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से वापस आए। और मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। आधारशिला देश रूपी हर मकान में, आधारशिला देश रूपी हर मकान में, गुरुओं की ऐसी साख है सारे जहान में। क्या बात है। आधारशिला देश रूपी हर मकान में, गुरुओं की ऐसी साख है सारे जहान में, और ऐसे गुरु महान को 100 बार है नमन, ऐसे गुरु महान को 100 बार है नमन, भर देते हौसला जो हमारी उड़ान में। क्या बात है। उनसे ये कहता हूँ कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें जी, उसका लाभ उठाएं, जी, और आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं उनके लिए एक ही संदेश दूंगा। जी। जिस बूते पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से घर से निकल के, वाह, वो संदेश ये है कि अनुशासन और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, अपने मंजिल हासिल करनी है, तो अनुशासित जीवन जिएं और कड़ी मेहनत करें, उसका कोई विकल्प नहीं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। भैया बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।